गुड मॉर्निंग सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस समय आप सभी का सिलेबस बदल दिया गया है। तो आज से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी बदले हुए सिलेबस के आधार पर होंगी। बदले हुए सिलेबस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वहाँ से सारे सिलेबस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नया सिलेबस मालूम हो सके। और जो 70% आप सभी को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। और 30% में जो चीज़ काटी गई हैं वो भी हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी केवल 70% ही पढ़ेंगे, 30% जो बच जाएगा हमारा वो लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पूरा आप सभी को पढ़ाया जाएगा। बाई चांस आप अगले क्लास में जाएं तो अगर कोई पूछता है तो आप ना बता पाएँ, ऐसा ना हो। ठीक है, आपको सब कुछ बता आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन होती क्या हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। मैं देख रहा हूँ इस टाइम सभी लोग कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है और मेरी क्लास भी नहीं आ पा रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था इस टाइम, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। तो आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस महीने आप सभी को मालूम है ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, और अगस्त के महीने के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने इधर, जनवरी फरवरी उधर 6 महीने, यानी टोटल आप सभी के पास में 6 मंथ बचे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। 6 मंथ में जाड़ा भी आएगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएंगी, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ पर भी आप सभी को दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप सभी को वीडियोस दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, यदि उन वीडियोस में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे जिस टॉपिक से हो। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारी जो साइंस है उस साइंस को मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। बस ये मान के चलिए इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, बस इसके बाद मान के चलिए फिर मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स, और फिजिक्स भी धीरे धीरे ख़त्म करा दूंगा जल्दी से ही, ज़्यादा टॉपिक उसमें नहीं होता है। फिर ठीक है, फिर बायोलॉजी फिर रिवाइज करा दूंगा, फिर केमिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा, सारी चीज़ें आप सभी को रिवाइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और मेरा लक्ष्य है इस बार मैं 99% सभी को मार्क दिलाने की कोशिश करूँगा। 99% मार्क्स, यानी टोटल में 100 में 1% ही कम रह जाएगा, यानी 99% मार्क्स आप सभी लोग लाएंगे। बस मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग कायदे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपके डाउट होते हैं ना वो डाउट क्लियर कराते जाइए, कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आशा है सभी लोग जुड़ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और मेरा टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया है, शाम के 8 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे की क्लास होगी अब से सुबह। ठीक है, डेली सुबह मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग बैच कर दिया गया। मॉर्निंग में कितने टाइम रहेगा, 8:30 पे। ठीक है, 8:30 पे सुबह आपको सभी को क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग सुबह आ जाइएगा, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया है हमने। चलिए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। भाई हाइड्रोकार्बन में समझ में आता है, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित परमाणु की संख्या खुली होती है। कैसी होती है बेटा, खुली होती है, उसे क्या कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हमने आप सभी को इसके पहले भी पढ़ा रखा है। जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक एलिफैटिक होती है, एक एलिसाइक्लिक होती है। ठीक है, एलिफैटिक मैंने आप सभी को भी पढ़ाया है, आप लोग यदि ध्यान देंगे, अगर नहीं देखें पिछले वीडियोस तो मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट ही दे दूंगा। प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर के जो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा ना, वो वीडियो आप लोग देखें जाकर के, जिससे कि आप सभी को
जो डाउट रहते हैं ना क्लियर, अब एलिफेटिक मैंने बोल दिया तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एलिफेटिक क्या होता है। ऐसे समझ लीजिए एलिफेटिक वो जिसके ओर और जिसके दोनों छोर आपस में ना मिले। जैसे ये रेखा है, ये वाला छोर ये वाला छोर जो है एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो बस यही मानिए एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, आज जो आपस में मिल जाए ये साइकिल फॉर्म बना रहे हैं तो एलिसाइक्लिक हो गया, है ना। तो इस टाइप से होते हैं। अब देखिए एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोल दिया गया एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को बोल दिया एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एक चीज़ हम बताते हैं आप सभी को। सबसे पहले वो पूछ सकता है आपसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं क्या होती खुली होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप सभी को बताना है कि वह यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहता हुआ हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। ठीक है, अब एक इसी के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ कि एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह यौगिक हैं जिनमें नंबर एक क्या क्या होना चाहिए, जो एलिफेटिक होते हैं अर्थात जिनमें परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं क्या होती बच्चे खुली होती हैं। ठीक है, सभी श्रृंखलाएं क्या हो जाती खुली होती है, वो सभी क्या होती हैं एलिफेटिक होती हैं। ठीक है, ये तो एलिफेटिक के बारे में बताया गया। आगे बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, नंबर दो, तो वह जो संतृप्त होते हैं, यानी आप संतृप्त की बात बता रहा है, उनमें प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं। संतृप्त कब होगा, जब सभी कार्बन की जितनी भी संयोजकताएं होंगी वो एकल बंध से जुड़ी होंगी। जैसे ये वाला, अब इसकी चारों संयोजकताएं सभी एकल बंध के माध्यम से जुड़ी हैं। तो जहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य में, ठीक है, एकल बंध आप सभी को देखने को मिले, वो क्या होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। क्या होती हैं बच्चे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, कोई भी अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता है ना भाई। हाइड्रोकार्बन वही तो होगा जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा। इसके पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताया था, पिरिडीन बताया था, है ना। ये सारी चीज़ें आप सभी को मैंने बता रखा है पहले से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन यौगिकों को एल्केन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एल्केन किसे कहते हैं, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। क्योंकि ये जो यौगिक होते हैं वो अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चे, कम क्रियाशील होते हैं, अतः इन्हें पैराफिन, ठीक है, या फिर क्रियाशीलता, ऐसे बात समझेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। ठीक है, पैराफिन कहते हैं। ठीक है, पैराफिन का मतलब क्या होता है, कम क्रियाशील। ठीक है, कम क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र, यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोला जाता है और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, CnH2n+2। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, ये सीरीज आप सभी को नाम याद रख लेना। ठीक है, जैसे अभी सूत्र से हम लोग एक नाम ज्ञात करते हैं, पहले एक सूत्र से एक नाम ज्ञात करो। लिखा हुआ है Cn, ठीक है, H2n+2। अब क्या करेंगे, n का मान जहाँ है वहाँ 1 रख दो, तो Cn माने C1 हो गया, 1 को नहीं लिखेंगे, H हो गया, 2 × 1 हो गया, तो 2 × 1 2 और में 1 2 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन है, मेथेन हो गया ना, एक कार्बन है तो मेथेन हो गया। अगर 2 रख दोगे तो C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बन जाएगा। 3 रख दोगे तो C3H8 हो जाएगा। 4 रख दोगे तो C4H10 हो जाएगा। सभी का नाम बदलता जाएगा। एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, 4 कार्बन तो ब्यूटेन हो गया, 5 कार्बन तो पेंटेन हो गया, 6 कार्बन तो हेक्सन हो गया। ठीक है, और 7 कार्बन है तो
हेप्टेन हो गया, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया, 9 कार्बन है तो नॉन हो गया, ठीक है, नोनिन कर लो इसको, और 10 को डिकेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, IUPAC नेम भी है और इधर सिंपल नेम भी है, और ये सारे नेम आप सभी को याद रखना। अगर आप सभी से अब कोई क्वेश्चन करता है कि भैया ये बताइए कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, या फिर एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग कभी नहीं भूलिएगा CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, संरचनाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ संरचनाएं आप सभी के सामने दिया गया है। जैसे एक संरचना ये दिया गया है, मेथेन की दिया गया है, ये एथेन की दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो भी कार्बन और उनके जो भी संयोजकताएं हैं, उनके मध्य में जो बॉन्ड बना हुआ है वो एकल बंध बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। एकल बंध का मतलब ही होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ओके, ठीक है। और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में या फिर कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है। अभी तक हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लिया, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्या है कि वह एलिफेटिक होते हैं जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला हो, ये सभी को मालूम है। एलिफेटिक का मतलब मालूम है, असंतृप्त का मतलब मालूम करते हैं, ठीक है। तो वह असंतृप्त होते हैं, अर्थात जिनमें कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाए, है ना। असंतृप्त वही होगा जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जाएगा, वह सभी क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हो जाएंगे। याद रख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग, ठीक है। अगला है कि इसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित रहेंगे, ये तो मालूम है भाई, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अब असंतृप्त एलिफेटिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके अंतर्गत आती हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध बना हो तब एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध बना हो तो एल्काइन होता है, ठीक है। तो संतृप्त में क्या आया, एल्केन आया। असंतृप्त में क्या आया, एल्कीन और एल्काइन आया। द्विबंध में एल्कीन आता है और त्रिबंध में एल्काइन आता है, ठीक है। त्रिबंध में क्या आता है, एल्काइन आता है। जब कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाएंगे तो वो एल्काइन हो जाएगी, और जब द्विबंध होगा तब क्या हो जाएगा बच्चे, एल्कीन हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एल्कीन आखिर में होती क्या है, इनकी रचना किस आधार पर बनी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एल्कीन क्या होती हैं, तो उन एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध पाया जाए। क्या बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n होता है, ये वाला सूत्र होता है। आप सभी लोग याद कर लें, नोट कर ले फटाफट, ठीक है। जितने भी लोग हैं सभी लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो नोट कर लिया करें। आप लोग मोबाइल से सीधे ना पढ़ाई किया करें, आप लोग कुछ पढ़ाई करें तो भले रप्पे नोट करें, कुछ नोट जरूर कर लें। जिससे क्या होता है, आप सभी लोग यदि बाद में पढ़ेंगे तो सारी हेल्पफुल होंगी आप लोग के लिए, ठीक है। लेक्चर वाइज मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठोस पढ़िए, और ज़िंदगी में अगर हमारी आपकी, ठीक है, ऐसी चलती रही, आपका सपोर्ट बना रहा, तो मैं आप सभी को ऊपर तक लेकर के जाऊंगा, काफ़ी ऊपर तक अच्छे से अच्छे पढ़ाऊंगा, और आज मान के चलिए 0 to मतलब हाई लेवल में लेकर जाऊंगा आप सभी की केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपका, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक है, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है CnH2n लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, n बराबर 1 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए Cn माने 1, C 1 हो गया, H 2 गुणे 1 हो गया, तो H2 हो गया, C2H2 हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला क्या, सॉरी हाँ डबल, यहाँ पर एक है n का मान हम लोग क्या रखेंगे, कम से कम 2 रखेंगे, क्योंकि डबल कार्बन के मध्य में भी ही तो हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा भाई, सिंगल कार्बन के मध्य में तो बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए
क्या हो गया, C2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए H2N है तो 2 × 2 हो गया तो H4 हो गया। इस तरीके से 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है तो भैया 2 कार्बन हो गया, और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखा लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखा लो, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 2 इस कार्बन की 2 संयोजकता, इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हो गई। अब ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। अब तो 4 पूरा हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन। इसका नाम क्या कर लोगे, इसका नाम क्या कर लोगे, एथीन कर लोगे, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा ये, यदि IUPAC नाम में बोलेंगे, ठीक है। और इनका सामान्य सूत्र होता है, जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता, सामान्य नाम होता था पैराफिन, है ना। इसको क्या, एल्केन को क्या बोला जाता था, पैराफिन। तो इसको बोला जाएगा ओलिफिन, ठीक है। जो एल्कीन के सदस्य होंगे उनको बोला जाएगा ओलिफिन, ठीक है। ओलिफिन का मतलब वह जो तेल बनाने वाले होते हैं, ठीक है। इनसे तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इनके मध्य में क्या होता है, जो द्विबंध होते हैं उनको क्या नाम दे दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है ओलिफिनिक बंध, ठीक है। ओलिफिनिक बंध बोला जाता है, ठीक है। एल्कीन से सभी क्लियर हो गए, सभी लोग क्लियर हो गए ना। चलिए अब बात कर लेते हैं एल्काइन की, बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एल्काइन की बात कर लेते हैं। तो एल्काइन का मतलब समझेंगे बात। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उन एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोला जाता है जिनमें कम से कम एक कार्बन के मध्य में त्रिबंध उपस्थित हो, है ना। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। CnH2n-2। ये सारे जो सामान्य सूत्र हैं ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण लगते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम कर लेंगे, अब यहाँ पर हम लोग नामकरण करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे असंतृप्त होते हैं उसमें कार्बन की संख्या हमेशा 2 से 2 रखनी पड़ती है, सिंगल नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि नाम रख लेंगे तो C2 हो जाएगा, है ना। C2 हो गया, H 2 दूनी 4 से 2 घट गया, है ना भाई। अगर 2 N है तो क्या लिख सकते हो इसको, 2 × 2 लिख सकते हो भाई। N के वैल्यू 2 रख लियो तो 2 × 2 हो गया, तो 2 दूना 4 -2, तो 4 से 2 घटा तो 2 बचा, तो क्या होगा, C2H2 हो गया। अब देखिए इसके सूत्र कैसे बनेंगे, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन यहाँ दिखा लो भैया, 1 हाइड्रोजन यहाँ दिखा लो, ठीक है। अब देखिए एक तो इस कार्बन की एक संयोजकता, इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी हो गई, अभी 3 और चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे, है ना। IUPAC नेम में एथाइन बोल दो, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एल्काइंस हो गया। ये हमारी क्या होती हैं, ये एल्काइंस होती हैं, ठीक है। क्या होती है बच्चे, एल्काइंस होती हैं, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया। या इसको एसिटिलीन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल दिया जाता है, एसिटिलीन। सामान्य नाम यदि बात करें तो एसिटिलीन इसका होता है, ठीक है। एसिटिलीन नाम से भी ये जाना जाएगा। और इनके मध्य में जो ए ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एसिटिलिक बंध होता है, ठीक है। एसिटिलिनिक बंध होता है, ठीक है। चलिए बहुत बच्चे सभी को समझ में आ गया। अब एक चीज़ रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो एल्केन था, ठीक है, एल्केन था वो लीस्ट रिएक्टिव देन एल्काइन, ठीक है, सॉरी एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। अब बात को समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्केन होता है, एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, इनको क्रम में बताएं, तो सबसे कम रिएक्टिव एल्केन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव क्रियाशील मतलब एल्कीन, ठीक है, एल्कीन होता है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, एल्काइन होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एल्काइन होता है। तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे रिएक्टिविटी के आधार पर यदि आपसे पूछ ले कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या होता है, एल्केन कम होता है, उससे ज़्यादा एल्कीन होता है, और सबसे ज़्यादा एल्काइन होता है, ठीक है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो दोनों यानी ट्रिपल और डबल बॉन्ड से ही कम होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में बता दिया गया, संतृप्त और असंतृप्त बता दिया गया। संतृप्त में एल्केन होता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, जितने भी बच्चे हैं सभी को क्लियर हो गया। थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, सभी लोग लाइक कर दो फटाफट से, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मज़ा आए, हमको भी पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं। ये आपके अभी टॉपिक में है और इस साल आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 प्रमुखतम स्रोत प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। क्या है, 2 स्रोत होते हैं। एक क्या हो गया,
प्राकृतिक गैस हो गया, एक क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, अब प्राकृतिक गैस से लगभग 80% मीथेन, 10% एथेन तथा 10% एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी जिनमें कार्बन की संख्या 6 होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, जिनमें कार्बन की संख्या 6 होती है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो अभी आप बात करेंगे पेट्रोलियम गैस से, प्राकृतिक गैस से मेथेन कितना % प्राप्त होता है, तो 80% प्राप्त होता है। ठीक है, एथेन कितना प्राप्त होता है, तो 10% प्राप्त होता है। अब जो 10% बचा उसमें अन्य एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होंगे, जिसमें कार्बन की परमाणु की संख्या क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, एक द्रव होता है। ठीक है, पेट्रोलियम बच्चा क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, इसमें कार्बन 1 से कार्बन 40 तक के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त पेट्रोलियम में कुछ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, कुछ एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं तथा कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, हीमीन हो गया, ये सभी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों तथा उनके व्युत्पन्नों का प्रमुखतम स्रोत क्या होता है, कोल तार होता है। ठीक है, क्या फिर से बात समझ में, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके जो व्युत्पन्न होते हैं उनका प्रमुखतम स्रोत क्या होता है, कोल तार होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, मैं सभी क्वेश्चन को आपसे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में मेथेन कितना पाया था, तो 80% पाया था। एथेन कितना पाया था है, 10% पाया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछेगा पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम बच्चा है द्रव है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। आगे क्या है कि एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न का प्रमुखतम स्रोत क्या है, तो कोल तार है। ठीक है, क्या बच्चे, कोल तार है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो मेथेन होता है, ठीक है, मेथेन एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है। एन है तो सीधी सी बात एल्केन का होगा, है ना, एल्केन का सदस्य है। यह साधारण ताप पर एक गैस होता है। मीथेन क्या होता है बच्चा, गैस होता है ऑन सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, साधारण ताप पर। तो यह गैस जो होती है वो दलदली स्थानों में, जहाँ पर दलदल होता है, ठीक है, में वनस्पतियों के सड़ने बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। जब दलदली स्थान हो जाता है वहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ होती हैं वो सड़ जाती हैं, तो बुलबुले के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती रहती है। अतः इसे कौन सी गैस बोला जाता है, मार्स गैस बोला जाता है ना। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मेथेन को मार्स गैस क्यों बोला जाता है, तो आप लोग को ये बताना है यह एक एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है, यह सामान्य ताप पर गैस होता है, यह दलदली स्थानों पे वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुलों के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। ठीक, आगे क्या है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय मिश्रणों तथा कोयलों के खानों में यह गैस उपस्थित होती है। ठीक है, अब ज्वालामुखी से जो भी निकलता हुआ मिश्रण निकलता हुआ है ना, लावा निकलता है, और कोयलों से जो खाने मतलब कोयलों की जो खाने होती हैं वहाँ से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है बच्चे, वहाँ पर गैस होती है कौन सी, ठीक है, यही मार्स गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलिए, मेथेन तथा वायु के मिश्रण को जलाने पर विस्फोट होता है, आग लग जाती है। ठीक है, अगर मेथेन गैस को क्या करेंगे, वायु के मिश्रण पे जला देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्फोट होकर आग लग जाएगा। यह विस्फोट का अधिक खतरा रहता है, मतलब बहुत अधिक खतरनाक होता है। अतः कोयलों के खानों में मेथेन गैस को नम अग्नि कहते हैं। ठीक है, जो कोयलों के खानों में जो मेथेन गैस होती है वहाँ पर नाम दे दिया था नम अग्नि। क्या दे दिया है, नम अग्नि, यानी डम्ब फायर के नाम से नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और मेथेन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक गैस होती है। पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इसका लगभग 80% भाग क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, 80% भाग क्या होता है बच्चे, मेथेन होता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया, अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना,
चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। मैं सभी को टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सभी को जो नई गाइडलाइन है उसी के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगला उस पर है कार्बनिक यौगिकों के केमिकल यानी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक गुण धर्म, ठीक है, रासायनिक गुण धर्म, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा। तो जिस बच्चों के पास में बुक वगैरह होगी तो सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो मैं आप सभी को कल ये सभी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ओके, चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय।